साथियों, आज हम बहुत ही फेमस ऑड के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इसका जो फुल नेम है इसको आप पहले समझिएगा। इसका ये टाइटल जो रहा है वो साथियों ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। यह इसका टाइटल रहा है। जो आगे आप समझेंगे इसका जो करंटली टाइटल क्या है और इसे किस किस नाम से जाना जाता है। आल्सो नोन एज, इसे ऑड भी कहा जाता है साथियों, और इसे इमोर्टली ऑड भी बोला जाता है, और इसे ग्रेट ऑड भी कहा जाता है। ये आपको नाम देखने को मिल सकते हैं, ऑड, इमोर्टली ऑड और ग्रेट ऑड। बट इसका जो फुल टाइटल जो रहा है इससे पोएम का, वो ऑड का इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्थली चाइल्डहुड रहा है। साथियों, आगे आप इस पोएम को अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा यह लिखी गई है और इसे 1804 में कंप्लीट किया गया था, यानी पूरा किया गया था। और यह पोएम को 2 खंडों में यानी 2 वॉल्यूम्स में यानी डिवाइड किया गया था। यानी इसका जो दो वॉल्यूम थे 1807 में इसे प्रकाशित किया गया था। और पोएम 2 पार्ट्स में क्या थी यानी पूरी हुई थी, जिसमें फर्स्ट 4 जो स्टेंजास 1802 में चाइल्डहुड के बारे में लिखी गई और पोएम्स की श्रृंखला में लिखे गए थे। पोएम का जो फर्स्ट पार्ट जो था वो यानी 26 मार्च 1802 को पूरा हुआ। और एक जो प्रीति थी या एक जो कॉपी थी वो वर्ड्सवर्थ साहब के मित्र जो रहे थे, वो कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका फुल नेम था, को प्रदान की गई, जिन्होंने अप्रैल में अपनी पोएम एडजेक्शन एंड ऑड में के साथ यानी जवाब दिया, यानी रिप्लाई दिया। इस पोएम का 4th स्टेंजा, यहाँ साथियों स्टेंजा है, ये बना लीजिएगा। एंड जो 4th जो स्टेंजा एक क्वेश्चन के साथ फिनिश होता है। और आगे इस लाइन यानी इन लाइनों में कवि कहना चाहता है, कवि के बारे में जो है, वर्ड्सवर्थ फाइनली यानी 1804 में के या 4 के स्टार्टिंग में, आरंभ में 7 अतिरिक्त छंदों के साथ, छंद बोले तो स्टेंजा के साथ इसका रिप्लाई देने में सक्षम होते हैं। इसे फर्स्ट टाइम 1807 में ऑड यानी यह ऑड आप देख पा रहे हैं के रूप में मुद्रित किया गया या छापा गया या प्रिंटेड किया गया। और 1815 तक इसे एडिटेड किया गया यानी संपादित किया गया। और उस संस्करण या कह सकते हैं इसे यानी वर्जन में पुनः तैयार, यानी यहाँ जो बोला जा रहा है कि रीवर्क किया गया, पुनः तैयार नहीं किया गया था, जिसे वर्तमान में यानी करंट में ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी के नाम से भी जाना जाता है, रूप में जाना गया है। आगे देखिएगा, जब वर्ड्सवर्थ ने 1804 में इस कार्य को पूरा किया यानी कंप्लीटेड, तो उन्होंने इसे ओनली ऑड कहा। और 1807 में
इसे पब्लिश होने पर पोएम ने यही टाइटल रखा। 1815 में जब कविता को पुनः पब्लिश किया गया तो वर्ड्सवर्थ ने टाइटल को एक्सपेंडेड किया, यानी विस्तारित करके ऑड कर दिया। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कर दिया। यह साथियों यह टाइटलों की ठीक है थोड़ा इंट्रो था इस ग्राफ में, आगे देखिएगा। यह 3 मूवमेंट्स में डिवाइड है, यानी फर्स्ट 4 स्टैंजास जो हैं यानी इसमें डेथ और यानी लॉस ऑफ यूथ और इनोसेंस यानी मासूमियत के नुकसान पर चर्चा करते हैं। और सेकंड जो स्टैंजा है साथियों इसका दूसरा 4 स्टैंजास जो हैं यानी वो इसको देखिएगा, यानी वो बताते हैं कि कैसे हाउ एज द कॉसेस मैन टू लॉस ठीक है साइट ऑफ द डिवाइन, यानी कैसे उस बढ़ने के कारण मनुष्य दिव्यता को भूल जाता है। आगे कवि कहना चाहता है और जो फाइनल 3 स्टैंजास जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उसमें क्या है एक होप यानी आशा को एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त करते हैं कि जो डिवाइन है आत्मा की जो मेमोरी हमें अपने साथ मनुष्य के साथ सिंपैथीज रखने की अनुमति देती है या अलाउ करती है। आगे कवि कहना चाहता है कि कविता जो है यानी पूर्ण अस्तित्व यानी प्रे असिस्टेंस की अवधारणा पर यानी कॉन्सेप्ट पर निर्भर करती है। यह आइडिया यानी विचार की सोल एग्जिस्टेड यानी आत्मा शरीर से कैसे अस्तित्व यानी अस्तित्व बोले तो एग्जिस्टेड का मतलब यहाँ पर जो बोला गया है कि में अस्तित्व में थी और बच्चों को नेचर के भीतर यानी बच्चों को जो नेचर था उसके भीतर डिवाइन को देखने की क्षमता से जोड़ने के लिए वे अधिक संचारिक थे, यानी वो बर्डली थे और यहाँ बर्डली हो जाते हैं और इस डिवाइन विजन को खो देते हैं। और साथ ही यानी कवि के बारे में कहा गया है कि यह कविता मनोवैज्ञानिक विकास के मनोवैज्ञानिक बोले तो फिलोसफिकल विकास के बारे में वर्ड्सवर्थ की समझ को प्रकट करती है, जो उनकी यानी पोएम्स द प्रेल्यूड और टिंटन एबे में भी पाई गई। तो आप इसको याद रखें। वर्ड्सवर्थ द्वारा चाइल्ड की बेस्ट फिलोसोफर यानी सर्वश्रेष्ठ यानी दार्शनिक के रूप में की गई प्रशंसा की कॉलरिज ने क्रिटिक्स की और जो क्रिटिक्स थे आलोचना की और बाद में आलोचनात्मक चर्चा का स्रोत बन गई। यह जो पोएम थी यानी मॉडर्न क्रिटिक्स जो आधुनिक आलोचकों ने कभी कभी वर्ड्सवर्थ की कविता को यानी ग्रेट ऑड भी कहा के रूप में संदर्भित किया और इसे उसकी बेस्ट कविताओं में से यानी पोएम्स में यानी प्लेस दिया। लेकिन हमेशा ऑलवेज यानी हमेशा ऐसा नहीं था। कविता की समकालीन यानी कंटेम्पररी रिव्यूज समीक्षाएं मिश्रित थी, यानी क्या थी कॉम्प्लेक्स थी यानी मिक्स्ड थी, जिसमें कभी
रिव्यूअर्स यानी जो समीक्षकों ने काम की आलोचना की यानी और आगे कवि के बारे में या लॉर्ड बायरन की तरह विश्लेषण के बिना यानी एनालिसिस के बिना काम को खारिज कर दिया गया है। यानी जो लॉर्ड बायरन थे वो उन काम को नहीं पढ़ते थे और पहले उसको खारिज कर देते थे, ऐसा यानी आलोचकों के द्वारा कहा जाता है। तो वही यानी लॉर्ड बायरन को लेकर यहाँ पर बात कही गई है। आलोचकों जो क्रिटिक्स थे यानी आलोचकों को लगा कि वर्ड्सवर्थ की जो थीम थी यानी सब्जेक्ट था, विषय वस्तु थी, बहुत ही लो थी और कुछ को लगा कि बचपन यानी चाइल्डहुड था पर जोर देना गलत था। अमंग यानी हालांकि रोमांटिक कवियों जो पोइट्स थे में से अधिकांश ने कविता के विभिन्न पहलुओं को प्रशंसा की। आई प्रेज द वेरियस एस्पेक्ट्स यानी विक्टोरियन काल यानी विक्टोरियन पीरियड तक कविता के अधिकांश जो रिव्यूज थे समीक्षाएं थी यानी पॉजिटिव रही यानी सकारात्मक थी। केवल जॉन रस्किन ने कविता के खिलाफ एक मजबूत यानी जो था नेगेटिव बोले तो नकारात्मक रूप अपनाया। कुछ अपवादों के साथ कविता को यानी 20वीं सदी में यानी 20th सेंचुरी में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली या अच्छा फीडबैक मिला। अधिकांश लोगों ने इसे वर्ड्सवर्थ की सबसे महान कविताओं में से एक कहा, द ग्रेटेस्ट पोएम। हालांकि यह आंशिक रूप से 1803 में और आंशिक रूप से 1800 दो बार साथियों रिपीट हो गया है, यहाँ एक बार आप कट कर देना। और पार्टली इन 1806 को यानी टॉनेंड यानी यह जगह का नाम है। टॉनेंड में इसे क्या किया गया था, लिखा गया था। यह एक एड्रेस के रूप में एक अनियमित यानी इरेगुलर ऑड है। यह जो शैली, भावना और लहजे यानी स्टाइल, फीलिंग और टोन में गर्मापूर्वक एंड डिग्निफाइड है, जो दो खंडों में यानी पोएम्स के 1807 यानी एडिशन में ऑड का आदर्श वाक्य है। उसका जो है देखिएगा, यहाँ दिया गया है कि पोलो मेजा कैनामंस ने कहा है कि, और जो नाम है यानी यहाँ जो बोला गया है इसको पहले समझ लीजिएगा। दो खंडों में यानी कविताओं के 1807 संस्करणों में से ऑड का आदर्श वाक्य है पोलो मेजा कैनामस यानी वर्जिलियो एग्लोर्गो फोर फर्स्ट। आदर्श वाक्य का अर्थ है यानी उनके अनुसार ये पूरा यानी उनको ही नाम का टाइटल रहा है किसका, पोलो मेजा कैनामास का। कहें उनका जो मोटो था, उनका जो मीन्स था इसको लेके कि था लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स आ टाइटल मोर elevated or let us sing a somewhat loftier novel song। इसका जो मतलब है कि आइए हम थोड़ी अधिक ऊंची चीजों के बारे में गाएं, या आइए हम कुछ हद तक ऊंचा महान गीत गाएं। यह कहा गया है किसके द्वारा, पोलो के द्वारा। 1815 में उन्होंने पोएम को, जो पोएम थी उसको क्या रिवाइज किया, संशोधित किया, और जो नाम एक दिया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी जो हेनरी क्रैब और रॉबिन्सन के सुझाव पर द रेनबो
द रेनबो यानी रेनबो का जो मतलब है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड अ कुड विश माई डेज टू बी बॉन्ड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। यानी द रेनबो का इनने मतलब बताया है किसने, यानी हेनरी क्रैब रॉबिन्सन ने जो बताया और जो सुझाव दिया है कि बच्चा मनुष्य का पिता है और मैं चाहता हूं कि मेरे दिन प्राकृतिक धर्मनिष्ठता द्वारा प्रत्येक से बंधे हों। यह पंक्तियों इसमें जोड़ी थीं किसके सुझाव से, यानी हेनरी के सुझाव से। किसमें, ऑड में। यह जो लंबा जो टाइटल है वो यानी थीम का सुझाव देता है, यानी सजेस्ट करता है। और जो सॉल है, सॉल की इमोर्टल जो नाम दिया गया है, द नॉलेज ऑफ द सॉल्स इमोर्टलिटी, यानी अमरता की आत्मा की अमरता का ज्ञान बच्चों की यादों पर, यानी इन बेस ऑन द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, यानी बच्चों की यादों पर आधारित है। यानी चाइल्ड में इस अमरता का एहसास, यानी इस इमोर्टलिटी का एहसास होता है, लेकिन यानी एज बढ़ने के साथ यह याददाश्त या जो मेमोरी थी वो दिमाग से फीकी पड़ जाती है, यानी ग्रोइंग द ईयर्स। बच्चे को इमोर्टलिटी का नॉलेज उसके बर्थ से पहले हेवन में बताए गए लाइफ की यादों पर आधारित है। आगे इसलिए इसका जो सेंटर है, यानी इसका केंद्र है, यानी फोकल है पॉइंट, जो फोकल पॉइंट इसमें यानी मेमोरी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत यानी बोला गया है कि इस सिद्धांत डॉक्ट्राइन का मतलब यहाँ पे सिद्धांत से है कि सिद्धांत की सच्चाई को अनुभवों से सत्यापित नहीं किया जा सकता, यानी ट्रूथ ऑफ दिस द डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी द वेरीफाइड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। आगे कवि के बारे में है कि इसलिए इसमें आइडियलाइसिस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कवि बच्चों को आदर्श बनाता है और वह यही भी कहता है सो इट लैक द यूनिवर्सल अपील, यानी इसलिए हमने सार्वभौमिक अपील का अभाव है। आगे कहना चाहता है ही कॉल्स हिम अ माइटी प्रोपेंड सीर ब्लेस एंड बेस्ट द फिलोसोफर, यानी वह उसे एक महान पैगंबर, धन्य दृष्टा, यानी माइटी प्रोपेंड धन दृष्टा और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कहता है। यह चाइल्डहुड की यादों का आभार है, यानी थैंकफुल है, ना कि इनोसेंस, यानी डिलाइट आनंद और फ्रीडम बट फॉर द डॉप्ट, यानी स्वतंत्रता के लिए, बल्कि बाहरी वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में डॉट के लिए है, यानी संदेह के लिए है। यह क्षतिपूर्ति के बारे में सोचता है, यानी कंपेंसेशंस, जिसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट। कहना है कि उसने बचपन की दृष्टि खो दी है। यहाँ साथियों विजन आएगा, विजन कर लेना साथियों। आगे यानी जो कवि के बारे में है कि उसने बचपन की दृष्टि खो दी है, लेकिन वह पहले से अधिक मानवीय और परिपक्व है, यानी मैच्योर है। और आगे लाइनों में कहा गया है कि उसने अपने साथियों के लिए यानी सिंपैथी विकसित की है और यकीन है कि इस लाइफ से परे एक क्या लाइफ है, समय बिताने के साथ, यानी पास द टाइम। प्रकृति के बारे में उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। आगे कवि के बारे में कि और सब वह कुछ महान देख सकता है, आई नोबलर, यानी महान होता है इसका मतलब करें। और वर्ड्सवर्थ ने शायद ही हेनरी वान
हेनरीवान से विचार हेनरीवान के द रिट्रीट से विचार उद्धार लिया हो। यह पोएम एक ऑड और एक मजेस्टिक लिरिक है, यानी राजसी गीत है। यह मनुष्य और नेचर के बारे में है और अंतिम कुछ स्टैंजा में वह ह्यूमन चाइल्ड और द इमोर्टल सोल यानी अमर आत्मा और प्रे नेटल एग्जिस्टेंस यानी जन्म पूर्व अस्तित्व और अर्थली यानी प्लेजर यानी सांसारिक सुख और प्लेसिस्ट एज यानी लकवाग्रस्त उम्र और सैडेस ऑफ द प्रिजन हाउस यानी जेल खाने की छाया और ह्यूमन लाइफ ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी पर मानव जीवन के बारे में बात करते हैं। यह ऑड बचपन की महिमा यानी ग्लोरिफिकेशन, मानव आत्मा की इमोर्टलिटी में बिलीफ, एक मनुष्य से दूसरे दुनिया में आत्मा का स्थानांतरण और सांसारिक अनुभवों यानी बॉडली एक्सपीरियंस या सांसारिक दुखों यानी अर्थली प्लेजर्स के प्रभाव को दर्शाता है। यह एक महान दार्शनिक कवि हैं वर्ड्सवर्थ साहब। पांचवें यानी फिफ्थ स्टेंजा में कवि दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी की बात करता है। वर्ड्सवर्थ ने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन यानी बच्चा मनुष्य का पिता है। आगे कविता में 205 लाइन्स हैं जो अलग अलग लंबाई और राइमिंग स्कीम्स के 11 छंदों में विभाजित हैं 11 स्टैंजास। इमर्सन ने इस इमोर्टली ऑड को कविता का उच्चतम शिखर कहा है, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। कह रहे हैं अपनी अमर कविता यानी जो इमोर्टली ऑड के लिए वर्ड्सवर्थ ने द रिट्री के ऋणी हैं। द रिट्रीट से कुछ लिया है इसलिए कहा गया है बुक क्या है, यानी वोगन्स की द रिट्री से क्या है ऋणी हैं, उससे कुछ उन्होंने उठाया हो इसको लिखने के लिए। इमोर्टल यानी जो इंटीमेशंस है ऑफ इमोर्टलिटी यानी अमरता की सूचना, जो पूरा जो टाइटल था वो टाइटल रिपीट हुआ है। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी पोएम और डज वर्ड्सवर्थ कॉल इज चाइल्ड यानी अमरता की सूचना कविता में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को बेस्ट द फिलोसोफर यानी सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और क्या मैटी यानी प्रोफेट यानी महान पैगंबर और सीर प्लेस यानी धन्य दृष्टा कहा है। जिस साथियों रिपीट हुई है लाइन। कह रहे हैं आगे यहाँ कहना चाह रहा है कि जो इरेगुलर जो ऑड्स है का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, यह कविता जो है अनियमित यानी इरेगुलर पेंडेरिक ऑड में लिखी गई है, जिसमें कॉलेज की यानी जो कॉलेज थे उनकी संपादकतम यानी यहाँ अगर बात करें तो यानी यहाँ जो कॉलेज के लिए बोला गया है वो एक संपादकतमक यानी पोएम्स में बाइबल की धार्मिक भावनाओं यानी इंटीमेशंस ऑफ द बाइबल और सेंट अगस्टीन के कार्यों और शोगीत और सर्वनाश यानी परंपराओं के पहलुओं को मिलाया गया है, यानी
कैलिप्टिक ट्रेडिशंस। यह 1802 से 1804 तक 2 ईयर की पीरियड में लिखा गया तथा 1807 में प्रकाशित हुआ यानी पब्लिश हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी का मानना है कि आत्मा दुनिया में आने से पहले स्वर्ग में रहती है यानी द सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। कहना यह कथावाचक की नरेटर की के विचारों को इस प्रकार व्यक्त करती है जब यानी व्हेन ही वाज द चाइल्ड, जब वह बच्चा था, ही saw the whole world shining with heavenly beauty, यानी उसने यानी पूरी दुनिया को स्वर्गीय सुंदरता से जगमगाते देखा। I wondered where that beauty has gone now he is an adult, यानी आश्चर्य करता था कि जब वह सुंदरता कहाँ चली गई, अब वह एक वयस्क है। ऐसा कवि का मानना है कि पहले जो सुंदरता थी अब वयस्क पर कहाँ चली गई। आगे कहता है इमोर्टलिटी यानी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वर्ड्सवर्थ की बचपन में संबंधित ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का शीर्षक रहा है। यानी आगे ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की खास विशेषता को रेखांकित नहीं करता, सही यानी करेक्ट फीचर्स यानी सही विशेषता। वर्ड्सवर्थ ने तय किया कि उनका विषय इतना महत्वपूर्ण था कि इसे उनके अमान्य अनयूजुअल तरीके से पेश किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की शैली तैयार की, ओन स्टाइल। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता यानी ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में आत्मा के पुनर्जन्म पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। को आप देख लीजिएगा। कहना आवर बर्थ इज बट आ स्लीप एंड यहाँ यानी क्या फॉरगेटिंग द सोल डेट राइसेस विद अस आवर लाइफ स्टार हाथ एंड एल्स वेयर इट्स सेटिंग। क्या हमारा जन्म एक नींद और एक विस्मरण मात्र है। वह आत्मा जो हमारे साथ ही हमारे जीवन का सितारा बनकर उगती है वह कहीं और अस्त हो जाती है। कह द आई टू मी द मीनेस्ट फॉलोवर द वालोस कैन गिव थॉट्स। यहाँ साथियों 2 बार हो गया, इसको कट कर लेना। थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स हु सेड इट। कह रहे हैं मेरे लिए सबसे मतलबी फूल वह है जो प्रहार से दिया जा सकता है, विचार जो अक्सर आंसू के लिए बहुत गहरे होते हैं। यह किसने कहा? यह वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है। कह रहे हैं आवर बर्थ इज बट आ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। कह रहे हैं हमारा जन्म तो बस एक नींद है और विस्मृति है। यहीं पे साथियों यह पोएम की लाइनें और जो पोएम का इम्पोर्टेंट कंटेंट था, फैक्ट्स और की पॉइंट्स वो फिनिश होते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।